हेलो गाइस, आपका हमारे सीरीज चैनल स्टडी विथ हुमेरा में स्वागत है। मैं हूं हुमेरा और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्लास 6 to 8 के वर्कशीट नंबर 62। ये वर्कशीट आपकी 15 सितंबर की वर्कशीट है और ये आपकी वर्कशीट जो है शिक्षा निदेशालय यानी DOE डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रकाशित की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आएगा, यहाँ पर आपके क्लास टीचर का नाम आएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस वर्कशीट के बारे में, इसमें है क्या। आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर एक मैप दिख रहा होगा इंडिया का। ये है भारत का नक्शा, भारत का मानचित्र, ठीक है। अब आप देखिए लद्दाख कहाँ है? लद्दाख यहाँ पर है, जहाँ पर आपको यहाँ एरो दिखाया गया है ना, तो यहाँ पर है लद्दाख जम्मू कश्मीर में, ठीक है। ये लद्दाख है जहाँ पर ये एरो दिखाया गया है, जहाँ पर बिंदु दिखाए गए कि ये लद्दाख है, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश है ये, ठीक है। पहले नहीं था लेकिन अब है ये केंद्र शासित प्रदेश। जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक ठंडा रेगिस्तानी इलाका है, ठीक है। और यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ़ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में पिघलने वाली बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, यानी जब बर्फ़ पिघलती है तो जब ही ये पानी लेते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है। यहाँ के लोग एक ख़ास किस्म की भेड़ पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। क्या मिलता है? पश्मीना ऊन। यह ऊन कीमती है, इसीलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी मात्रा में बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं, ठीक है। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं और यहाँ के लोग जो हैं दूध से बने पदार्थ जैसे कि मक्खन, चीज़, ठीक है, चीज़ क्या, जैसे खास तरह का छाना होता है, छेना, एवं मांस खाते हैं। और हर एक परिवार के पास कुछ गाय, बकरी और याक होती है, ठीक है। तो ये थी इसकी भौगोलिक विशेषताएं, ठीक है। यानी यहाँ पर भौगोलिक स्थिति कैसी है, वातावरण कैसा है और जलवायु कैसी होती है, लोग क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, कैसे व्यापार करते हैं, कहाँ व्यापार करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी इसके बारे में। फिर उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको एक और मैप दिख रहा होगा और ये भी मैप इंडिया का ही है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में बताती हूँ और आपको यहाँ पर एक एरो दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा। तो ये क्या है? ये है केरल, ठीक है। ये क्या है? ये है केरल। तो चलिए मैं आपको इसको पढ़ के समझा देती हूँ, पढ़ के बता देती हूँ। चलिए, केरल भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। ये जो केरल है भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर होता है पूर्व, इधर होता है पश्चिम, ठीक है। तो जो केरल है ये भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ है। ये एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पर समुद्र है, तो एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से, और दूसरी तरफ क्या है? इसकी पहाड़ियाँ हैं। और इन पहाड़ी पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं, ठीक है। और इन मसालों के कारण यह क्षेत्र जो है ये व्यापार के लिए बहुत ही आकर्षक बना, यानी लोग यहाँ पर व्यापार करने आते हैं और अपने व्यापार को, अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए थे। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले अरबी आए थे और यहूदी आए थे व्यापार करने के लिए केरल। और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ पर आए थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। जो भारत में ईसाई लोग रहते हैं वो इन्हीं के कारण हैं, क्योंकि वो ईसाई धर्म के थे और वो भारत में आकर व्यापार करा, तो इसलिए ईसाई धर्म जो है भारत में आया। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए हैं। इब्न बतूता ने जो करीब 700 साल पहले यहाँ आए थे, अब की बात नहीं है, 700 साल पहले की बात है, और अपने यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा करते हुए आए थे और मुसलमानों के जीवन का विवरण देते हुए लिखा है इन्होंने कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी। केरल में जो मुसलमान समुदाय हैं उनकी बड़ी इज्जत करते थे। वास्को दी गामा कौन था? पानी के जहाज़ों से पहुँचे तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत तक का समुद्री रास्ता जाना, कि यूरोप से भारत तक का पूरा गोल, ठीक है, समुद्र का रास्ता जाना पुर्तगालियों ने किससे? वास्को दी गामा से, ठीक है। तो ये तो था
इसके बारे में उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आप नीचे देखोगे, नीचे एक और मैप दिख रहा है। यहाँ पर 3 मैप हैं और इसमें आपको कुछ नहीं समझाने के लिए दिए गए, बल्कि आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, भारत के राजनीतिक मानचित्र में अपने गृह राज्य को खोजकर भरिए। यानी जो आपके ये जो मैप दे रखा है, इसमें आपको बताना है कि आप कौन से राज्य में रहते हो। तो जैसे कि आप दिल्ली में रहते हो तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पर छोटा सा मैं आपको दिखा दूँ दिल्ली, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसको जूम करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको यहाँ पर एक छोटी सी बिंदु दिख रही होगी, है ना, ये जो ब्लैक कलर की बिंदु है और मैंने रेड कलर की जो बिंदु लगाई है यही है दिल्ली। ठीक है, अब मैं आपको एरो बना के दिखा देती हूँ। ये आपको दिख रही होगी दिल्ली, इधर है ये दिल्ली। ठीक है, आपको पता होगा ये पंजाब, ये हरियाणा, और हरियाणा के अंदर ही छोटी सी ये आपको दिल्ली नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको अपना आप मैप लेकर आना। मैप के अंदर आपको यहाँ पर लिखना है दिल्ली। ठीक है, क्या लिखोगे आप, यहाँ पर लिखोगे दिल्ली। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ पढ़ के और आपको समझाती हूँ। तो चलिए, आपको दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि अपने गृह राज्य के विषय में कुछ रोचक जानकारी एकत्रित करके लिखियो। तो आप दिल्ली में रहते हो तो दिल्ली में कुछ रोचक, यानी जब कोई पढ़े तो उसको एकदम अच्छा लगे पढ़ने में, तो ऐसी जानकारी एकत्रित करके लिखनी है। तो मैं आपको ऐसी बता देती हूँ कि जैसे आपको लिखना है कि दिल्ली जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्या है दिल्ली? एक केंद्र शासित प्रदेश है। जैसे कि आपने ऊपर देखा था कि ये लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसी तरीके से दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और दिल्ली में जो है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी पुरातात्विक चीज़ें भी हैं और बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें भी हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही कुछ बनाकर लिख सकते हो, या फिर और आपको ये भी पता होना चाहिए, आप इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि जो दिल्ली है वो भारत का दिल है। ठीक है, क्या है? भारत का दिल, यानी दिल्ली के अंदर दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप ये भी लिख सकते हो एक पॉइंट बनाकर। ठीक है, तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो और आप अपने टीचर्स से या फिर आप अपने दोस्तों से पूछकर थोड़ा सा चर्चा कर कर आप इसका आंसर लिख सकते हो, और मैंने कुछ आपको बता दिया। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्रश्न तीसरा है वो है भारत विविधता में एकता वाला देश है, वर्णन कीजिए। तो भारत के अंदर विविधता वाला देश का मतलब होता है विविधता में एकता। विविधता का मतलब होता है अलग अलग। ठीक है, अलग अलग मतलब कि जैसे कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई हिंदू होता है, कोई मुसलमान होता है, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा, कोई पतला। तो आप देखोगे कि ये सब लोग जो हैं अलग अलग है, लेकिन वो ये सब लोग रहते तो भारत में ही हैं, है ना। तो विविधता में एकता वाला देश होता है भारत, जो है वो विविधता में एकता वाला देश है। ठीक है, फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो है आपको ऐसे लिखना है, इसका वर्णन करना है। मतलब आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो। ठीक है, और आप अपने आसपास किसी से भी, बड़े से या फिर अपने टीचर से, या फिर आप जो है अपने दोस्तों से पूछ लीजिएगा, अपनी सिस्टर से पूछ लीजिएगा, अपने ब्रदर से पूछ लीजिएगा। तो जो भारत है आपको खुद ही दिख जाएगा कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी है, विविधता है, लेकिन भारत फिर भी एक है। क्यों? आप इसमें पॉइंट बना के लिख सकते हो, कम से कम 3 से 4 या 5 पॉइंट आप इसमें आराम से बना सकते हो। पहला पॉइंट बन जाएगा आपका कि भारत में अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, इसलिए विविधता में एकता वाला देश है। भारत की अलग अलग संस्कृति हैं, जैसे कि दिवाली और ईद, ये संस्कृति के हिसाब से ही त्यौहार मनाए जाते हैं, संस्कृति। ठीक है, तो ये तो थी ऐसे, आप और भी पॉइंट बना सकते हो। इसका आंसर बहुत लंबा है, लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगी तो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा, इतना आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर देना, हमारे सीरीज चैनल स्टडी विद हुमैरा को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको आने वाले वर्कशीट से मिल जाए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।